Assalamu alaikum everyone. Hope you all are fine. Now we are moving toward our third lecture of plant pathology. अब इस लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ पैथोलॉजी के पैथोलॉजी का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है कि कॉज है. कॉज मींस के हाउ अ डिजीज अकर. ठीक है, आप ये कह सकते हो. ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ पैथोलॉजी इज कॉज. कि कोई चीज़ अगर कोई डिजीज आया है तो हाउ हाउ इट इज़ कॉजिंग, मतलब ये क्यों कॉज हुआ है, क्यों उस प्लांट के ऊपर आया है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से वाई विल्ट अकर. मुरझाना, विल्ट होता है मुरझाना, वाई विल्टिंग इज अकर. ठीक है, तो इसमें हम लोग ये वाली कंडीशंस कर सकते हैं कि इफ जाइलम इज ब्लॉक देयर विल बी नो मूवमेंट ऑफ वाटर. फॉर एग्जाम्पल जाइलम टिश्यू अगर हम ब्लॉक कर देते हैं, हम ब्लॉक नहीं करते मीन्स कोई भी पैथोजन अगर ब्लॉक कर देता है, ठीक है, तो होगा क्या. वो पैथोजन फंगस भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी होता है, हो सकता है. तो वाटर की मूवमेंट जो है वो स्टॉप हो जाएगी, और जब वो स्टॉप होगी तो उसके बाद क्या होगा, विल्टिंग कॉज हो जाएगी. विल्टिंग मींस मुरझा जाएगा. फिर इसके बाद हम ये भी कह सकते हैं कि जब टेम्परेचर हाई होता है, ट्रांसपायरेशन जो है वो हाई होती है. एवापोरेशन और ट्रांसपायरेशन मींस बोथ. ट्रांसपायरेशन इज बेसिकली द रिमूवल ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द लीफ सरफेस. ठीक है, जब ये एवापो ट्रांसपायरेशन होती है, ज़्यादा होती है, तो फिर विल्टिंग भी ज़्यादा होती है. नाउ हमें ये भी पता है कि डिजीज दो तरह का होता है. कितनी तरह का, दो तरह का. वन इज नोन एज बायोटिक डिजीज, अदर इज नोन एज एबायोटिक डिजीज. एंड एबायोटिक डिजीज इज द डिजीज विच इज कॉज्ड बाय environmental factor, and the environmental factors are temperature, humidity, etc. ठीक है, आइडेंटिफाइंग द कॉज ऑफ डिजीज एंड स्टडी द कॉज ऑफ डिजीज. यहाँ एक टर्म मैं यूज करने वाला हूँ, एटियोलॉजी. कि एटियोलॉजी क्या है. एटियोलॉजी इज बेसिकली द स्टडिंग ऑफ कॉज ऑफ डिजीज. के जो कॉज है कि ये डिजीज क्यों आया, किस वजह से आया, और एक स्पेसिफिक प्लांट पे क्यों आया, तो इसको हम एटियोलॉजी कहेंगे. ठीक है, अगर एक एग्जांपल मैं दूं यहाँ पे कि एक बैक्टीरियल जीन है. फॉर एग्जांपल इफ अ बैक्टीरियल जीन एक जगह पे वो पड़ा हुआ है, जीन जो है कहीं पर होस्ट से दूर एक जीन मौजूद है, तो वो डिजीज कॉज नहीं करेगा. वो डिजीज तभी कॉज करेगा जब वो प्लांट के ऊपर अटैक करेगा. ठीक है, नाउ यहाँ पर हमारे पास आगे दो टर्म्स आती हैं. दो तरह की मूवमेंट्स होती हैं पैथोजन की. ठीक है, जो वो मूवमेंट्स करता है और जाता है किसके ऊपर, अपने होस्ट के ऊपर. एक को कहते हैं एक्टिव मूवमेंट, दूसरे को कहते हैं पैसिव मूवमेंट. नाउ व्हाट इज एक्टिव मूवमेंट. Pathogen by itself try to reach the host. When a pathogen itself try to reach the host, then it is known as active movement. ठीक हो गया. नाउ हम अगर फंजाई की बात करें, अगर अब यहाँ पर हम पैथोजेंस की बात करें, पैथोजेंस में फंगस है, बैक्टीरिया है, नेमाटोड है, वायरस है. ठीक है, हम बात करते हैं फंजाई की. फंजाई की बात करते हैं तो फंजाई के अंदर ही ऐसे हमारे पास किंगडम फंजाई में अगर हम बात करें तो आगे हमने देखा है कि जू स्पोर्स हैं. जू स्पोर्स कौन से स्पोर्स हैं, ऐसे स्पीशीज हैं फंजाई के कि जिनके पास एबिलिटी होती है मूवमेंट की. क्यों एबिलिटी होती है, बिकॉज दे हैव द फ्लैजेला. दे हैव द फ्लैजेला सो डैट दे कैन मूव. ठीक है, फिर बैक्टीरिया की अगर बात की जाए तो बैक्टीरिया के पास भी फ्लैजेला मौजूद है. और इसके साथ आगे अगर हम नेमाटोड की बात करें तो नेमाटोड के पास मसल्स मौजूद हैं. क्या मौजूद हैं, मसल्स. ठीक है, 4 लॉन्गिट्यूडनल मसल्स मौजूद होते हैं नेमाटोड्स के पास, जो उसको हेल्प करते हैं मूवमेंट, मूव करने में हेल्प देते हैं. बट वायरस की बात की जाए तो वायरस डोंट हैव एनी ऑर्गन टू मूव. मतलब ना उसमें कोई लोकोमोटरी ऑर्गन है, उसमें कुछ भी नहीं है, ना उसके पास फ्लैजेला है, ना उसके पास मसल्स हैं. ठीक है, तो वायरस मूवमेंट नहीं कर सकता. फिर आगे ये तो बात होगी जी एक्टिव मूवमेंट की. अब बात करते हैं पैसिव मूवमेंट. व्हाट इज पैसिव मूवमेंट. ठीक है, द मूवमेंट, for example when a pathogen is moved by some agent, that agent may be wind, water, etc. ठीक है, मतलब जब पैथोजन की मूवमेंट हो कहाँ से, बाय बाय सम एजेंट, किसी भी एजेंट, किसी भी मीडियम के थ्रू, वो मीडियम विंड, वाटर, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, और वो मूवमेंट कहाँ से होगी, फ्रॉम द डिजीज वन टू द हेल्दी प्लांट. ठीक है, इसको हम कहेंगे पैसिव मूवमेंट. अब पैसिव मूवमेंट विंड के थ्रू भी है, वाटर के थ्रू भी है, एग्रीकल्चर टूल्स के थ्रू भी हो सकती है, फार्मर के थ्रू भी हो सकती है. फॉर एग्जांपल फार्मर के शूज़ वगैरह, उसके ग्लव्स वगैरह, इस तरह. मतलब वायरस तो कहीं भी मौजूद हो सकता है ना. फिर उसके बाद वायरस कैन बी ट्रांसमिटेड बाय वेक्टर. वही बात मैं ऊपर वाली करने वाला हूँ दोबारा कि वेक्टर के थ्रू. ठीक है, एग्रीकल्चर टूल्स, फार्मर वगैरह एक्सेट्रा. ठीक है, अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है. वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि वाई पैथोजन जम्प्स ओवर वन अनदर. कि पैथोजन एक दूसरे के ऊपर क्यों नहीं जंप कर जाते. लाइक अगर एक पैथोजन एक प्लांट पे डिजीज कॉज कर रहा है तो दूसरा पैथोजन उस पर आके डिजीज क्यों नहीं कॉज करता. फॉर एग्जांपल अगर वीट के ऊपर रस्ट डिजीज है तो वो रस्ट डिजीज सिट्रस पे क्यों नहीं है. हमने कून फार्म पे गए थे तो हमने वहां पर देखा था कि सिट्रस
का जो ऑर्चर्ड है उसके बिल्कुल साथ ही वीट लगी हुई है। सिट्रस के ऊपर सिट्रस कैंकर डिजीज है, तो वो सिट्रस कैंकर डिजीज वीट के ऊपर क्यों नहीं है? ये क्वेश्चन हमारे पास आता है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम आगे एक्सप्लेन करें कि व्हेन द प्लांट एंड पैथोजन आर कंपैटिबल, यहाँ मैं टर्म यूज कर रहा हूँ कंपैटिबल, कि व्हेन द प्लांट एंड पैथोजन आर कंपैटिबल विद ईच अदर देन इट विल कॉज डिजीज। पैथोजन तब ही डिजीज कॉज करेगा जब वो और प्लांट एक दूसरे के साथ कंपैटिबल होंगे। मींस कि जब प्लांट उसको ससेप्ट कर, मतलब प्लांट ससेप्टेबल होगा और क्या होगा कि उसके ऊपर डिजीज कॉज होगा। ठीक है, एक स्पेसिफिक प्लांट पे पैथोजन डिजीज कॉज करता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें पैथोजन अटैक दोज प्लांट, पैथोजन उन प्लांट पे अटैक करेगा दैट प्रोवाइड देम सर्टेन काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये बात मैंने पिछले लेक्चर में भी की है कि जब पैथोजन जो है उसी प्लांट पे अटैक करेगा कि जो उसे सर्टेन काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, पैथोजन आर सेलेक्टिव फॉर न्यूट्रिएंट्स, पैथोजन जो है वो सेलेक्टिव होते हैं न्यूट्रिएंट्स के मामले में। पैथोजन ओनली अटैक दोज प्लांट विच डोंट या विच आर नॉट प्रोड्यूसिंग माइक्रो एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड। अब एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड जो प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं पैथोजन उनके ऊपर अटैक नहीं करता। पैथोजन अटैक दोज प्लांट वेयर पेनिट्रेशन इज इजी। अब पेनिट्रेशन हमें पता क्या है, दाखला। जिस प्लांट के अंदर दाखला इजी होता है मींस कि उसके सेल के अंदर, उसके स्ट्रक्चर के अंदर इजीली जाया जा सकता है, तो उसके फिजिकल स्ट्रक्चर को मतलब डिस्टॉर्ट करके अंदर इजीली जाया जा सकता है, तो उस प्लांट के ऊपर पैथोजन अच्छे से अटैक करेगा, इजीली अटैक करेगा और उस पर आएगा। फिर प्लांट बेसिकली प्लांट खुद भी सिग्नल प्रोवाइड करता है पैथोजन को। कभी कभार वो सिग्नल प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन कभी कभार वो खुद सिग्नल प्रोवाइड करता है, तो पैथोजन उस पर आके अटैक करता है। ठीक है, अब ये जितने भी पॉइंट हमने ऊपर पढ़े हैं ना इस क्वेश्चन के बाद के वाई पैथोजन जंप्स ओवर वन अनदर, इसके बाद हमने जितने भी पॉइंट्स पढ़े हैं इन इन सब से हम पोटेंशियल होस्ट के बारे में डिटरमाइन कर सकते हैं। अब पोटेंशियल मतलब फ्रॉम दोज पॉइंट्स प्लांट डिटरमाइन इट्स पोटेंशियल होस्ट। प्लांट को पता चलता है, इन सब पॉइंट्स को मद्देनजर रख के ना हम ये कह सकते हैं कि हाँ जी प्लांट, ये चीज़ प्लांट देखता है एक प्लांट के अंदर, मतलब प्लांट जो है ना उसमें ये चीज़ें होनी चाहिए। पैथोजन इन इन चीज़ों को देखता है और फिर प्लांट के ऊपर अटैक करता है। फिर इस फिनोमेना को होस्ट रेंज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? होस्ट रेंज। और होस्ट रेंज को कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज़ डिफाइन एज द होस्ट रेंज ऑफ पैथोजन ऑन विच दे अटैक। फॉर एग्जाम्पल, अब वीट रस्ट है, रस्ट डिजीज है, ये सिर्फ वीट के ऊपर अगर अटैक कर रही है तो उसका होस्ट रेंज वही है। बट अगर वो मोर देन वन क्रॉप्स के ऊपर अटैक कर रहा है तो उसके होस्ट रेंज ज़्यादा होगा। ठीक है, इट इज़ डिफाइंड एज द होस्ट रेंज ऑफ पैथोजन ऑन विच दे अटैक। फिर अगर हम बात करें पैथोजन दैट हैव मोर होस्ट रेंज हैव मोर सर्वाइवल, और पैथोजन जिनका कम होस्ट रेंज होता है उनका सर्वाइवल भी थोड़ा होता है। अब मैंने पीछे एक टर्म यूज़ किया था कंपैटिबल, अब मैं एक टर्म यूज़ कर रहा हूँ इनकम्पैटिबल, कि जब पैथोजन डिजीज कॉज करने में नाकाम हो जाए किसके ऊपर? होस्ट के ऊपर, तो हम कहते हैं जी होस्ट रेजिस्टेंस है, होस्ट रेजिस्टिव है इस वैरायटी, मतलब इस पैथोजन के ऊपर होस्ट रेजिस्टिव है, ये होस्ट के ऊपर डिजीज कॉज नहीं कर सकता, तो फिर हम कहते हैं कि द होस्ट एंड पैथोजन आर इनकम्पैटिबल विद ईच अदर। ठीक है, फिर सर ने हमें ये भी बताया था कि डिजीज़ जो है ये स्पेसिफिक होता है, किसी भी क्रॉप के ऊपर हम बता सकते हैं इस पर ये डिजीज़ कॉज होते हैं, डिजीज़ स्पेसिफिक होता है। बट जो क्रॉप जिन जिन डिजीज़ के खिलाफ रेजिस्टिव होती है वो स्पेसिफिक नहीं होते, उनको हम क्योंकि वो बहुत ज़्यादा होते हैं वो स्पेसिफिक नहीं होते। फिर हमने एक टर्म पढ़ी है पैथोजेनेसिस, कि इट इज़ द चेन ऑफ इवेंट्स फाइनली लेड टू द डिजीज़। मतलब वो जो एक चेन ऑफ इवेंट्स है जो फाइनली डिजीज़ कॉज कर जाती है, डिजीज़ की तरफ रहनुमाई करती है, उसको हम कहते हैं पैथोजेनेसिस। तो ये थर्ड लेक्चर था पैथोलॉजी का। होप सो कि आप सबको क्लियर हुआ होगा, एंड थैंक यू वेरी मच।